एक डॉक्टर की लाइफ कितनी कठिन होती है और कितनी आसान होती है। किसी का भाई एडमिट होगा, किसी का बच्चा एडमिट होगा, किसी की माँ होगी। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, यार मैं बिना पैसे के काम नहीं करूँगा, ठीक है, चाहे मेरे सामने कोई बंदा मर भी जाए। तो उसको मिसयूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ऐसे मिलेंगे कि उनको सिर्फ एक बिजनेस हो गया उनके लिए। क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है, चाहे वो कोई भी नया हो मेडिकल फील्ड में? या जैसे कि किसी को सफ़ेद दाग निकल जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसमें वो रिकवरेबल नहीं है, ठीक है, तो उनके छोटे प्रिकॉशंस बता दो कि मतलब ये अबॉर्शन जो है लीगल है। लीगल है। अगर दिल की बीमारी तो इंसान होती है वो वर्ड में जाके तो ये अपना दांत गिरा दो एक रात के लिए, सुबह तक गल जाएगा पूरा। वो गल जाएगा। हाँ, जल्दी थकेगा, नीला पड़ने लगता है। कभी कभी उसके दिल में अगर छेद होगा तो नीला पड़ने लगेगा। मास्टरबेट करना कोई बुरा नहीं है, हर इंसान करता है। हाँ, अभी और उसे नहीं करोगे तो भी नुकसान है। क्या मैस्टरबेशन से 3 मुझे कुछ ऐसे फ़ायदे बताइए जो इंसान को मिलते होंगे, ठीक है, और 3 मुझे कुछ ऐसे नुकसान बताइए जो बहुत हैवी लेवल पे होते हैं इंसान के शरीर में। मास्टरबेट जो है वो एक वीडियो सेक्सुअल हो गया। वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं और मास्टरबेट एंड दे मेक फैंटेसीज इन देयर माइंड। उस आपको उस उम्र में आपके अपने बच्चे से एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। एक एवरेज डॉक्टर कितना कमा सकता है और कितना हाई जा सकती है उसकी फीस? एंड सर, हाउ मेनी वेज एक डॉक्टर कमा सकता, मतलब कितने सारे तरीके हैं? कुछ ऐसे तरीके बता दो कि जहाँ से डॉक्टर कमाता है। सारे रात जानना चाहते हो आज? कोई एक ऐसा और इंसिडेंट बताओ सर जो आपको लगता हो कि यार डॉक्टर लाइन में गलत आ गया मैं। जब डाइसेक्ट करते हैं, मुर्दे को काटते हैं। हाँ, काट के सीट पोस्टमार्टम शायद ये अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। हाँ, तो वो तो थैंक यू भी बोल के जाता है डेथ के बाद में। अच्छा कि सर थैंक यू, आपने पूरी कोशिश करी है। वो तो परमात्मा की वो है। अभी तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है डॉक्टर लाइफ में? अस्पताल में की बिल ज़्यादा है, उसमें कंसेशन करो। कंसेशन देने के बाद में भी तोड़ फोड़ करी, मारपीट हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, मारपीट करना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू किया, एलिगेशंस लगाने शुरू किए कि आप लोगों ने उसको तबीयत बिगाड़ दिया। अभी रिसेंटली आपने बुराड़ी हॉस्पिटल पर काम किया है जी, ठीक है, ये कोई होने वाली बात नहीं है बट दिखाने वाली बात है। आपने बुराड़ी हॉस्पिटल में काम किया, तो आपको वहाँ काम करके कैसा लगा? वो अच्छी चीज़ें बताइए वहाँ की, और 2 मुझे बेकार चीज़ें बताइए। कुछ हॉस्पिटल्स की सच्चाई जो आप जानते हो बट नाम मत लेना, बट होते हैं कुछ राज ऐसे जो खुलेआम चल रहा है आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लगता है जो हमें पता है, लेकिन हम अब कुछ उसमें कर नहीं सकते क्योंकि सरकार के हिसाब से उनका अस्पताल है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई इंसान की नॉर्मल डेथ हो जाती है, एक नॉर्मल डेथ है, नॉर्मल डेथ, ठीक है, अगर हम उसका हार्ट रिप्लेस कर दें विद द वर्किंग हार्ट, और या तो कोई ऐसी मशीनरी फिट कर दें उसके शरीर के अंदर जो वो हार्ट को पंप भी करे। मान लीजिए कोई ऐसी मशीन बन चुकी है जो हार्ट को पंप करती है अच्छे तरीके से और कोई इनका साइड इफेक्ट भी नहीं करती है, तो क्या वो इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो हेलो पीटी ऑडियंस, वेलकम है आपका मेरे सेकंड पॉडकास्ट में। और पहले पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच आपका मेरे दिल से। और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार दिख जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बट जितना भी दिखाया ना, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो औरों की नज़रों में, बट मेरे लिए बहुत सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है व्यूज़ से और एक लाइक से, ठीक है। सो आगे भी ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे नए नए लोगों के साथ और नए नए एक्सपीरियंसेस भी साथ पे काउंट होंगे, ठीक है। तो आज जो जिन लोगों से मिलने वाला हूँ या किसी एक पर्टिकुलर बंदे से मिलने वाला हूँ वो है हमारे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार यादव। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस है डॉक्टर लाइन में, ठीक है। और आज हम इसे मीट करने जा रहे हैं कि हम जानेंगे इनके बारे में कि एक डॉक्टर बनना कितना कठिन होता है, कितना स्ट्रगल होता है बीच में, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, क्या अच्छी चीज़ें होती है, क्या बैड थिंग्स होती हैं, ठीक है। हम सब कुछ जानेंगे, आराम से जानेंगे, आज बैठे गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं पहले अपने डॉक्टर सर से। एंड सो हेलो, कैसे हो सर? हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुड। सो आप क्या है कि ना, मैंने आपको अपने पॉडकास्ट में बुला लिया। अब अपना ना जो भी है बिल्कुल दिल खोल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, अपना ही है, ठीक है, आराम से। सो आज आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है जी। बहुत सारे, कम से कम
बहुत मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं, बट मुझे नहीं पता कि आपको कितने लगेंगे, ठीक है। सो पहले ना मेरी पीटी ऑडियंस को आप ये बता दो, ठीक है, मैंने ये तो बता ही दिया है कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, बट मेरी पीटी ऑडियंस को ये बता दो कि पहले मैं आपको बता दूं मेरी पीटी ऑडियंस कौन है। प्रिंस टॉक्स ऑडियंस, जो मैं मेरी जो ऑडियंस मेरी बनती है उसको मैं प्रिंस टॉक्स ऑडियंस कहता हूँ, ठीक है। उनको अपने बारे में एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि मैंने बता तो दिया आप डॉक्टर हो, बट थोड़ा सा और बताओ अपने मुझे ही। हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार यादव। मैं दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में अभी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं राजस्थान के एक टाउन से बिलोंग करता हूँ, कोटपुतली से, और अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो डॉक्टर सर अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सवालों का जितना भी कार वगैरह, ठीक है। जी जी जी। सो डॉक्टर अजय, मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर की लाइफ कितनी कठिन होती है और कितनी आसान होती है, इन योर वर्ड्स। एक डॉक्टर की लाइफ कठिन और आसान से पहले एक सेवा की, एक जिंदगी में एक कुछ लोगों के लिए करने की, उस तरीके से ज़्यादा देखते हैं। पर आपने पूछा कि एक डॉक्टर के लिए कठिन और आसान, तो कठिन ये है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत हेक्टिक आवर्स ड्यूटी के होते हैं, फिर पढ़ाई के होते हैं, और आपको अपना लाइफ की सभी चीज़ें एडजस्ट करके सिर्फ पढ़ना पड़ता है। आपको एक मिशन जैसा बनाना पड़ता है आपकी लाइफ को कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, हेल्थ में मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ गरीब लोगों की मैं सहायता कर सकूं। पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को कैसे मदद कर पाएँ, सभी का इलाज प्रॉपर हो पाए। काफ़ी मुश्किल है कि हमें पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमें लोगों से, पेशेंट से, एक इंसान से डील करना और इंसान के इमोशन से डील करना, हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली आपका जो भी रिलेटिव होगा, उस किसी का भाई एडमिट होगा, किसी का बच्चा एडमिट होगा, किसी की माँ होगी, तो उन सब के इमोशंस के साथ डील करना इलाज करने से सबसे मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ें मैनेज करना, ये सब हम लोग सीखते हैं, इसमें बड़ा मेहनत का काम होता है। इट मीन्स आप सिर्फ एक डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करते हो, आप उसकी लाइफ को मतलब अपने अंदर हम एक इंसान की पढ़ाई करते हैं कि इंसान क्या सोच रहा है, उस प्रोस्पेक्टस में उसका क्या सोचना है, अभी उसका क्या इमोशन है, हमें कैसे उस पर रिएक्ट करना है, उसका पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो बताना है, किस वे में उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, वो सब हमें सिखाया जाता है MBBS की ट्रेनिंग के टाइम पे। और बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स, थीसिस, ये सब होता है, तो उनमें हमें बताया जाता है। और डॉक्टरी की ह्यूमैनिटी के लिए है, मतलब एक मानवता का परिचय है। अच्छा, तो इसे आप सिर्फ एक पेशा नहीं देखें, ये एक जीवन का उद्देश्य होता है, एक मिशन होता है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि हमें जो लोगों से प्यार मिलता है, एक इंसान को जो रोगी दुखी हमारे पास आता है उसको हम अच्छा करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से कोई इंसान अपने जीवन में अच्छा कर पा रहा है, स्वस्थ है। वो स्वस्थ है, वो हंस पा रहा है, अपने परिवार के साथ घूम पा रहा है, अपनी खुशियाँ मना पा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। एक बच्चे की स्माइल लाना, एक बाप के चेहरे पे, वो अच्छा लगता है। एंड डॉक्टर, कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, खैर मैं तो हिंदी फिल्मों में देख के मैंने, मैं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है कि मैं हिंदी फिल्मों को देख के कह रहा हूँ जी, बट मेरी जानकारी में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं कि वो बोलते हैं कि यार तुम बस पेशेंट ले आओ, ठीक है, बस मेरे को किसी तरीके से उसको ठीक करना है, ठीक है। तो आपका ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं यार मैं बिना पैसे के काम नहीं करूँगा, ठीक है, चाहे मेरे सामने कोई बंदा मर भी जाए, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बट मुझे चाहिए। तो आपका इसके अंदर क्या ओपिनियन है, क्या ऐसे डॉक्टर एग्जिस्ट करने चाहिए? तो दोनों चीज़ों के अलग अलग अपनी जगह पे चीज़ें हैं, ठीक है। कोई इंसान को हम बदल नहीं सकते, हम उसे एक शिक्षा देते हैं, उसे हम सिखाते हैं, उसे एक शपथ दिलाते हैं, लेकिन कोई अपनी ओथ भूल के कि सिर्फ पैसा, एक मोह माया में पड़ के कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसको मिसयूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ऐसे मिलेंगे कि उनको सिर्फ एक बिजनेस हो गया उनके लिए, सिर्फ एक तरीके नहीं है रही। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत मान डॉक्टर हैं, जो सिर्फ अपना लोगों के लिए कि पैसा भी उनका एक आता रहता है, एक इनकम होता रहता है, लेकिन वो बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा इलाज प्रदान करते हैं। और ऐसे एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। हाँ, बताइए कौन है? डॉक्टर नारायण मूर्ति। अच्छा, वो आपके साथ कलीग हैं आपके? आप नहीं, वो नारायण हरदालय के मालिक हैं, और उन्होंने
डॉक्टरी के अंदर की वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स, अब उन्होंने नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाए तो उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत बिलो हो गया। अच्छा मतलब कम पैसे में वो हार्ट सर्जरियाँ कर पाते हैं, लोगों का जीवन बचा पाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने प्रॉफिट उन्होंने भी कमा लिया, प्रॉफिट वो भी गेन कर रहे हैं, पर वो दूसरे तरीके से गेन कर रहे हैं कि उन्होंने वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स बढ़ा लिए। अच्छा, या तो आपके पास वॉल्यूम हो और या तो फिर आपके पास लो वॉल्यूम में ज़्यादा मनी हो, मतलब कहने का ज़्यादा दोनों में अगर आप जो ज़्यादा पे कर पाएंगे वो तो बहुत रिच पीपल ही वहाँ पे इलाज करो। बाकी हमारा देश अभी एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, तो ऐसे डॉक्टर का होना एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरेबल सेकंड। सो डॉक्टर, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है, चाहे वो कोई भी नया हो मेडिकल फील्ड में? हाँ, हर कोई डॉक्टर बन सकता है अगर उसे अपने ज़िंदगी में एक विज़न हर चीज़ का होता है। जैसे आप यूट्यूबर हैं, आपका विज़न है कि आपको एक यूट्यूब की दुनिया में अच्छा करना है, आप भी किसी से इंस्पायर होते हुए। ऐसे तो कि कोई बच्चा है वो अपने 10th में 11th में आकर के या बहुत पहले 8th 9th में आकर के कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी डॉक्टर को देख के वो इंस्पायर हुआ। इन अपन की लाइफ के अंदर कभी ना कभी हर इंसान बीमार होता है, तो वो क्लिनिक जाता है अपने मम्मी पापा के साथ या रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ। वो बच्चा भी इंस्पायर हो सकता है कि डॉक्टर की देख के कि एक रेस्पेक्टफुल जॉब है, लोगों को अच्छा कर रहा है, उसके पेन को कम किया, वो भी बनना चाह सकता है। तो कोई भी बच्चा जिसे इच्छा हो, जो कभी ना कभी किसी डॉक्टर से इंस्पायर हुआ हो, तो या फिर एज ए करियर ऑप्शन भी उसने चूज़ किया हो। क्या इंस्पिरेशन ज़रूरी है डॉक्टर बनने के लिए या? देखिए, पढ़ने से ज़्यादा इंस्पिरेशन ज़रूरी है। सीखने क्यों क्यों ज़रूरी नहीं हो? क्योंकि पढ़ाई आपके जीवन भर चलती रहेगी। अगर आपके पास ये होगा कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है और एक कैरियर ऑप्शन बना के चलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे उसमें जा करके। लेकिन अगर आपके जीवन में उसको उद्देश्य होगा कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मैं समाज को कुछ योगदान कर सकता हूँ, तो वो वही पूरा अपना आगे तक एक अच्छा रेस्पॉन्स कर पाता है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे ले पाता है, लोगों को खुशियाँ दे पाता है। तो उसके लिए एक इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी का एक इंस्पिरेशन ज़रूरी है। बड़े बड़े आप लोगों को देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से इंस्पिरेट आज देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा विराट कोहली हैं, वो सचिन तेंदुलकर सर से बहुत इंस्पायर हुए। आज उन्होंने हमारे देश के लिए 50 खुद के लिए देश के लिए और खुद के लिए 50 सेंचुरियाँ उन्होंने बना दी। बहुत बड़ी ये एक्चुअली आज के टाइम पे क्रिकेटर में तो मतलब जो देखता है, खैर वो उसके लिए तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि MS धोनी है, बट विराट कोहली भी अपने हिसाब से सही खेल रहा है अपने उसमें फील्ड में। तो हर आदमी के जीवन में कोई भी अभिनेता है वो और यूट्यूबर्स हैं, हर कोई का सपना होता है कि वो ज़िंदगी में एक बार अमिताभ बच्चन जैसा एक्टिंग कर पाए या फिर उनसे मिल पाए। तो हर आदमी का एक वो होता है, मेरा अपनी फील्ड में अच्छा करे, वो अच्छा करे। इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। माधुरी, आपके सवाल की कि डॉक्टर बनना, तो आप 10th के बाद में 11th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है। आजकल जो है, हमारे टाइम पे नहीं होता था, हमारे टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता था और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता था। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों होता है। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं या मैथ्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि मैं बायोलॉजी में अच्छा हूँ तो फिर वो मेडिकल लाइन में आ सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर मैंने ये भी सुना था कि आपको बैट बॉल खेलने का वो शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है आपको? हाँ, क्रिकेट खेलने का शौक है। और क्रिकेटर बनना था कभी? नहीं, बनना नहीं था, मतलब वो एक गली क्रिकेट एक मज़ा आता था कि हम भी बैटिंग कर रहे हैं, फील आता था। कभी माइंड में नहीं आया कि चलो क्रिकेटर बनते हैं? नहीं, ऐसा कभी माइंड में नहीं आया, एज अ गेम लिया बस इसको? हाँ, एज ए एन्जॉयमेंट लाइफ में उसको एंजॉय किया कि हाँ, एक फ्रेशनेस मिलती थी क्रिकेट का मैच खेल के, तो उस तरीके से लिया है। हाँ, बाकी मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, उसके मैं सभी मैच देखता हूँ। आपको पता उनके फॉलोअर्स कितने इंस्टाग्राम पे? यहाँ अटक गए, चलो कोई बात नहीं, फैन को ऐसे डिसाइड नहीं होता कि उसके फॉलोअर पता हूँ तभी उसको, बट हाँ यार आपको इतना टाइम नहीं होता होगा। हाँ, तो डॉक्टर अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो आगे के लिए, या फिर अभी यहीं पे स्टेबल रहना है, आपको रुक जाना है? नहीं, आगे मुझे भी MD करना है मेडिसिन में, उसके बाद DM कार्डियोलॉजी करना है। और मेरी ज़िंदगी में
एक इंस्पिरेशन डॉक्टर है, डॉक्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति। हाँ। डू ही वर्क्स विद यू, ये आपके साथ काम करते हैं? नहीं, वो नारायण हृदयालय में है उसके। ओ अच्छा, स्टार्टिंग में बात हुई थी उनके बारे में। हाँ, बेंगलोर हॉस्पिटल है। तो उनके अगर अंडर ज़िंदगी में कभी डीएम कार्डियोलॉजी करके काम करने का मौका मिला तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की रात तोहफा होगा। तो उनके साथ काम करना चाहूँगा मैं। अच्छा, सो यू कैन हैव सी फॉरएवर, पी सकते हो इसको यार। थैंक यू। सो अभी क्या है कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? जी। सो डॉक्टर, कंप्यूटर में जैसे शॉर्ट कीज होती है और बड़ी चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर देती है वो, वैसे ही मेरे पास कुछ बड़े स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? उनको आपको शॉर्ट्स में आंसर करना है, जी, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा अपना। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, जी। या जैसे कि किसी को सफ़ेद दाग निकल जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसमें वो रिकवरेबल नहीं है, ठीक है, तो उनके छोटे प्रिकॉशंस बता दो आप कि इतना कर सकते हो तो ये इसको करने में मतलब आगे जाके ये नहीं होगा, एक छोटा सा प्रिकॉशन बता दो। सफ़ेद दाग हो जाता है। देखिए, सफ़ेद दाग जो है उसे हम विटिलिगो बोलते हैं। विटिलिगो। हाँ, विटिलिगो बीमारी होती है। तो ये एक जेनेटिकली डिजीज़ है वैसे तो बेसिकली, लेकिन इसके हमारे आजकल जो है इसमें दो चीज़ों का एक है कि आपको एक जेनेटिकली भी एक प्रोस्पेक्टस में, उसको तो आप नहीं रोक सकते। वो तो हमें जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो जीन सीक्वेंस का एक स्टडी होता है, अगर माँ या पिताजी या उसकी दादा दादी नाना नानी किसी को एक फैमिली हिस्ट्री है तो आपको उसका काउंसलिंग करना पड़ेगा, जेनेटिक काउंसलिंग, कि बच्चे को बीमारी तो नहीं है या आ तो नहीं सकती है। इसके लिए बहुत सारे आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं। जब आप गायनी की डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो करने पड़ते हैं। एक तो वो तरीका है कि आप ऐसा बच्चा नहीं पैदा होने दें जिसको सफ़ेद दाग है। अच्छा, लेकिन नहीं पैदा होने से मतलब क्या क्या? मतलब ऐसे बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं आप लोग, वो एक लीगल है अगर वो डिजीज़ के साथ है तो। अच्छा, मतलब ये अबॉर्शन जो है लीगल है अगर उसको डिजीज़ है, उसको डिजीज है तो। बच्चे को डिजीज़ है और ये अप्रूव होना चाहिए, तो लीगल है। ऐसे इलीगल है, बट कोई डिजीज़ के साथ बच्चा है तो उसे आप अबॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा। एज तो कुछ गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करनी होती है, वो फॉलो करते हुए आपको करना, वरना तो क्राइम फुल है। मतलब क्राइम फुल। हाँ। और बात रही दूसरी की बेटी लोगों को, आप तो ये सन के जो रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे ही होता है। तो उसके लिए आपको जो है अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए सनस्क्रीन आप यूज़ करें, धूप में कम जाए। जिन लोगों को मेलानिन की कमी होती है वो धूप में निकले तो अपना पूरा सनस्क्रीन लगा के कवर करके फेस एंड हाथ और पाँव सभी को तब निकले वो। एंड डॉक्टर, अगर ये सब घरेलू उपचार है कि आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। आपको सेंसिटिविटी स्किन की ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। सो डॉक्टर, सेकंड था और कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी है जी, और अगर उसको जानना है कि यार चलो हार्ट की बीमारी है मेरे को, अब ये तो बहुत बड़ी बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, ये किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, ब्रेन की बीमारी हो गई, ये सब बहुत बड़ी बीमारियां हैं, ठीक है? तो क्या भी पता लगा सकता है पहले से कि यार ये चीज़ होने वाली है मेरे साथ, कुछ ऐसी चीज़ है या दिल बॉडी लाइन देती हो गई अपने आप ही? दिल की बीमारी तो इंसान होती है वो मरने जाके वो तो होती है। हाँ, तो दिल की बीमारी तो हर इंसान को होती है। हाँ, वो तो होती है, सबको भी होती होगी और ऑडियंस में भी हर किसी को होती है और ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम होती है। देखो कि दो बीमारी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखो उस चीज़ को। वो अभी समझ गए पहली बीमारी कौन सी होती है, दूसरी बीमारी डॉक्टर बता देंगे हमारे, ठीक है? तो वो सर मतलब सर आप ये बता दो मेरे को कि अगर ये बीमारी होती है आगे जाके, वो तो सिम्टम पता है कि दूसरी वाली के क्या क्या होते हैं, वो तो पता है, बट अब दूसरी वाली बता दो कि क्या क्या सिम्टम हमें मिलते हैं अगर ये बीमारी हमारे अंदर पैदा होती है तो। हाँ, आजकल का सेडेंटिव लाइफ स्टाइल हो गया, मतलब हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई। हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली खुद खाता हूँ, जब ज़्यादा नहीं बट थोड़ा खाता हूँ। और हम लोग योगा, जिम ये सब नहीं करते क्योंकि बिजी ज़िंदगी हो गई। हर किसी को पैसा, ये सब हेल्थ से ज़्यादा कि कमाना है, लाइफ सेट करना है, ये है वो है। तो इंसान अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना छोड़ देता है जब वो जवानी में होता है उस टाइम पे। तो वो बैड फूड, जंक फूड, ज़्यादा फैटी फूड खाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स
एक यूथ में तो एक हो गया कि हम चार दोस्त भी अगर कहीं गए कि हमें तो कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक ले लो, आप बोलोगे जूस नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वो ज़्यादा अच्छा है, हम कैरी भी कर सकते हैं उसको साथ में। तो जबकि वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि कितना ज़्यादा नुकसानदायक है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक आप उसमें एक अपना कैल्शियम का कुछ भी पदार्थ उसमें गिरा दो या अपना दांत गिरा दो एक रात के लिए, सुबह तक गल जाएगा पूरा। वो गल जाएगा? हाँ, मतलब वो गल जाएगा पूरा। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपके शरीर में जाके क्या क्या इफेक्ट करता होगा। तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंप्रेस करके भरी जाती है हाई प्रेशर पे। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो हमारे लिए मृत्यु है। और हम जहर, कार्बन डाइऑक्साइड जहर है, हम जहर पी के खुश होते हैं कि आज तो मैंने पार्टी कर ली, आज तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब वो जो ऊपर झाग होते हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड के होता है। इसके अंदर सोडा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी और सोडा दो ही चीज़ होती है इसमें। तो एक तो ये हो गया जो कि हमें रिवर्स करके जो हमारा शरीर चाहता नहीं वो चीज़ हम अंदर ले रहे हैं। दूसरी चीज़, हम जंक फूड खाते हैं, वहीं से बहुत सारा फैट बनता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई हो जाता है, आपकी आर्टरीज के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। साथ में धीरे धीरे आपकी आर्टरी जो है वो सिकुड़ जाएगी। जैसे पानी की नली धीरे धीरे दबती जाए तो पानी आना बंद हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो सिकुड़ती जाएगी। आपका ब्लड फ्लो कम होने लगेगा, आपकी सांसें फूलने, जैसे आपने सिम्टम की बात करी तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आपकी आंखों के आगे हल्का अंधेरा आने लगेगा धीरे धीरे। थोड़ा सा काम करेंगे आप बहुत जल्दी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। यहाँ पे हो सकता है थकान एक एनीमिया की कंडीशन भी होती है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन हार्ट की कंडीशन में भी हो सकता है। बच्चा खेलते हुए जल्दी थकेगा, नीला पड़ने लगता है, कभी कभी उसके दिल में अगर छेद होगा तो नीला पड़ने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, थकान होगी, चक्कर आएंगे, ये सब सिम्टम होते हैं। तो एक बार ही उसका ज़रूर कॉन्जेनिटल डिजीज़ का कंसर्न लेके साथ में चलते हैं। अच्छा, बाकी इसमें बहुत सारी जांचें हैं वो करनी पड़ती है, काउंसलिंग जांचें। एंड डॉक्टर एक चीज़ और कि हमारी जो यूथ है, मैं भी एक यूथ में ही आता हूँ, आप भी एक यूथ में ही आते हो। सो हमारी यूथ में एक चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, ठीक है, वो बताना नहीं चाहते किसी को कुछ अपने बारे में। सो विल टॉक अबाउट मैस्टरबेशन, ठीक है। मैं नहीं समझता, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँ, मैं नहीं समझता कि आजकल बहुत ही लोग जो है शर्मीले बच्चे हैं, जैसा पहले था। काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, बस इतना आप बोलो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली में बताने से डरते हैं। उनके दोस्तों को पता होता है कि वो मास्टरबेट कर रहा है या वो क्या कर रहा है, उनको पता होता है। और वो अपनी फैमिली को, क्योंकि हम इंडियन हैं और जिंदगी के हिसाब से कि हमारे फैमिली में रिस्ट्रिक्शन होता है, इससे हर रिस्ट्रिक्शन में मास्टरबेट करना कोई बुरा नहीं है, हर इंसान करता है। हाँ। और उसे नहीं करोगे तो भी नुकसान है। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, सॉरी टू कट यू, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैस्टरबेशन से 3 मुझे कुछ ऐसे फ़ायदे बताइए जो इंसान को मिलते होंगे, ठीक है, और 3 मुझे कुछ ऐसे नुकसान बताइए जो बहुत हैवी लेवल पे होते हैं इंसान के शरीर में। तो स्टार्ट करते हैं विद बैड थिंग्स। देखिए, मेरे पर्सनल, जैसे मैंने पढ़ा, मेरी किताबों में मैंने पढ़ा, मेरे कलीग से मैंने डिस्कस किया कभी इस टॉपिक पे, प्रोफेसर से इवन डिस्कस किया, तो मास्टरबेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग हमें ये ध्यान रखना है कि मास्टरबेट करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। 17 दिन के बाद जो आपका शुक्राणु बनता है वो अपने आप भी समाप्त हो जाता है। उसको आप अगर इजेकुलेट कर देते हैं बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं या कुछ ऐसा यूथ है जो दिन में 3 से 4 बार करता है, अच्छा, कुछ, तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वीकनेस सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट के उनमें इनफर्टिलिटी आ जाएगी। इनफर्टिलिटी, हाँ, ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए इस बारे में। इनफर्टिलिटी मतलब वो बच्चा पैदा करने के सक्षम नहीं रहेंगे और उनका इरेक्शन पावर कम हो जाता है। इरेक्शन पावर भी थोड़ा इलेबोरेट करना। हाँ, इरेक्शन पावर मतलब उत्तेजना का लेवल, कि वो आजकल ना, मतलब मास्टरबेट जो है वो एक वीडियो सेक्सुअल हो गया। वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं और मास्टरबेट एंड दे मेक फैंटेसीज इन देयर माइंड, फैंटेसीज बन जाती हैं कि उसके इसके चलते तीसरा ड्रॉबैक ये भी है कि फैंटेसीज बन गई है, वो आपका जो पार्टनर है, अगर को गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, वो उन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता, तो वो क्राइम भी करते हैं इसके चलते हुए। अच्छा, कि किसी को प्रेशराइज करो अपना फैंटेसी पूरी कराओ।
कि हर कोई मतलब फैंटेसी पूरी नहीं कर सकता। एक बीवी और एक हस्बैंड का जो रिश्ता होता है एक बहुत अलग लेवल का होता है, आपकी फैंटेसी पूरा करने के लिए he or she don't know about your fantasies, how you want to be like be मतलब एंड तो ये सब इसके बैड कंसर्न है। कमजोरी आना, कैल्शियम का लेवल कम हो जाना बॉडी में, फिर उसके कारण थकान रहना, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाना, स्टडीज़ में वीक हो जाना, ज़िंदगी में पीछे चले जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ वो अकेलापन ढूंढता है। और आजकल जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बच्चा अकेला रहता हो या अकेलापन ज़्यादा महसूस करता हो, ज़्यादातर किशोर अवस्था में 14 से लेकर 19 साल की उम्र को, जिसे हम किशोर अवस्था बोलते हैं, उसमें अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको उस उम्र में आके अपने बच्चे से एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए और उससे सभी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे को एक अच्छी सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। ये शर्माने की चीज़ नहीं है, एक वक्त के साथ हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, उसे भी आप समझाएं ताकि वो अपना भविष्य भी बचाए, आपका भी भविष्य बचाए। एंड व्हाट अबाउट द गुड थिंग्स, कोई 3 चीज़ ऐसे जो अच्छी हो? ये है कि आपको आजकल एक ये हो गया ना कि माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे पाता कमाने के चक्कर में, या फिर इतनी बिजी ज़िंदगी, इतना कंपटीशन। खासकर हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे अराउंड 142 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है। इतना रिसोर्सेस नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा है, हम सब में कंपटीशन बहुत हाई है। तो बच्चा अकेला महसूस करता है, घर पे वो फ़ोन चलाता है और वो देखता है चीज़ें, तो एक उसका टाइम पास हो रहा है, ठीक है, तो वो एक उससे हैप्पीनेस गेन कर रहा है। अकेलापन उसका एक फ़ोन के जरिए दूर हो रहा है। दूसरी चीज़, एक मास्टरबेट करने के बाद एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है। हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। हैप्पी हार्मोन, हाँ, खुशी का हार्मोन। डोपामिन बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। मास्टरबेट करके हमारे शरीर में 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। डोपामिन को मैं हैप्पी हार्मोन कहते हैं। इससे जो मास्टरबेट करता है जो भी पर्सन, उसको एक खुशी महसूस होती है, उसके ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उसके शरीर में खुशी प्रदान करते हैं, उसके मन को शांत रखते हैं। ये एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। चिड़चिड़ापन नहीं आता इंसान को, वो उसका बीपी लेवल कंट्रोल रहता है। मीन्स वो अकेलेपन में खुश रह सकता है। हाँ, वो अकेलेपन में नहीं, वो आफ्टर मास्टरबेट तो वो लोगों से भी बहुत अच्छे से बिहेव करता है। एंड उसके लिए कुछ खावर एक हैप्पी जिंदगी वो स्ट्रेस फ्री होके जीता है। अच्छा, एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज भी होता है, तो उसके कारण ये सब होता है। सर आपने 3 हार्मोन बताए थे, पहला वाला डोपामिन हार्मोन, डोपामिन, इसे हम हैप्पी हार्मोन, और आपकी बीमारी के हिसाब से जो मैंने बताया आपको शुरू में कि हार्ट, दिल की बीमारियाँ 2 होती हैं, तो उसमें से एक हमारे मेडिकल की दिल की बीमारी और एक आपकी यूट्यूबर और फिल्मी दुनिया की दिल की बीमारी, ये तो है। और दूसरी बीमारी के हिसाब से उसको वहाँ भी रिलीज होता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये था कि एक एवरेज डॉक्टर कितना कमा सकता है और कितना हाई जा सकती है उसकी फीस? एक एवरेज डॉक्टर अगर वो सिर्फ MBBS है तो आपका इंडिया में 60,000 से लेकर के, अगर वो जस्ट पास आउट है तो 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है। उसके बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से हर इंसान के अलग अलग काम करने के तरीक़ों से, बिहेव से, सिंसियरिटी से वो पे इंक्रीज होता है। अगर वो MD किया है उसने मेडिसिन में या किसी अच्छी ब्रांच में, पीडिया में, और अगर वो एक सरकारी संस्थान में है तो पोस्ट वाइज होता है कि अगर वो मेडिकल ऑफिसर है तो 1.5 लाख रुपए के आसपास, लाख से 1.5 लाख रुपए तक होता है। अगर वो दिल्ली में है तो स्पेशली, स्टेट में थोड़ा पे कम होता है। और फिर उसके बाद प्रमोशन के हिसाब से वो जब CMO बनता है या फिर SMO बनता है या फिर DMS, MD, उस हिसाब से उसका पे इंक्रीज होता जाता है। तो सरकारी संस्थान में आपका पे इंक्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, एक्सपीरियंस ग्रेड, और कुछ थोड़ा बहुत आपका, जैसे आप एक प्लेन MBBS हो या एक MD और दोनों ही एक ही पेपर के थ्रू गए हैं, और अगर दोनों ही सरकारी अस्पताल में MO है तो उनका ज़्यादा बेसिक में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा।
थोड़ा बस अलाउंस NPA या फिर थोड़ा अलाउंस में डिफरेंस हो सकता है, 5 से 7 या 10 हज़ार रुपये का। प्राइवेट सेटअप में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक MBBS को प्राइवेट सेटअप में जो है 1.5 लाख से ज़्यादा में भी नहीं कमा पाएगा। और MD का डिपेंड करता है कितना मेहनत करता है, कितने पेशेंट को देख पाता है, उस पर डिपेंड करता है। उनके लिए कमाई कोई वो नहीं है, लेकिन एवरेज मान के चले तो 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए के आसपास मंथली वो अर्न कर सकते हैं। एवरेज फीस और एक एवरेज क्लास के हिसाब से। बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपका नाम कितना है प्राइवेट में, उस पर बहुत डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका हाथ कैसा है, आपके पर्सनल क्लाइंट्स कितने हैं, उन सब पे बहुत डिपेंड करता है। एंड सर, हाउ मेनी वेज एक डॉक्टर कमा सकता है? मतलब कितने सारे तरीके हैं, कुछ ऐसे तरीके बता दो कि जहाँ से डॉक्टर कमाता है। आप सारी सारे रात जानना चाहते हो आज सभी डॉक्टर्स के। डॉक्टर कमाना बेसिकली सरकारी में तो आपको जो सैलरी आती है वो ये क्या होती है, अब कोई करप्टेड हो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई कोई होता भी है, करप्टेड भी होता है। तो करप्टेड का तो कोई आइडिया नहीं सर, ना मैं करप्टेड हूँ ना मेरे घर में से कोई करप्टेड है, तो उस चीज़ की बात नहीं करेंगे। और वहाँ तो प्योर आप जेन्युइनली जो भारत सरकार आपको जो तनख्वाह देती है, दिल्ली सरकार जो देती है, उस पर डिपेंड है। बात रही निजी संस्थान की, तो निजी संस्थान में जो है आपका पेशेंट जो फीस पे करता है, आपकी लैब में आप जो जांचें लिखते हो उसमें से कितना आपको कॉस्ट कटिंग आ रहा है, उससे आप कमा सकते हो। उसके बाद में आप मेडिसिन से कमा सकते हो। उसके बाद में अगर आपने ऑपरेट करा तो उसमें लगाए जाने वाले प्रोस्टेट जो होते हैं उनसे आप कमा सकते हो। आराम यही तरीके हैं बेसिकली तो सर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई एक ऐसा और इंसिडेंट बताओ सर जो आपको लगता हो कि यार डॉक्टर लाइन में गलत आ गया मैं। हाँ, ऐसा इंसिडेंट एक बार हुआ। और मैं मानता हूँ कि हर डॉक्टर को ऐसा एक बार जरूर लगता होगा। जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था तब मैं पहली बार डाइसेक्शन हॉल, मैं आपको बता देता हूँ, डाइसेक्शन एक हॉल होता है हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट का, जहाँ पे हमारे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उनको काट करके उनके मसल्स और पूरे शरीर के बारे में पढ़ते हैं। तो उस हॉल में जब मैं पहली बार गया और मैंने फॉर्मेलिन, जिसके हम अंदर हम बॉडी को प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसकी जो बदबू सूंघी पहली बार, तब ऐसा लगा कि जो जुनून जो वो सवास जो भी था कि मुझे डॉक्टर नारायण मूर्ति जैसा या डॉक्टर देवी सेठी जैसा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, वो एक बार को फुट पे आ गया कि नहीं मुझे नहीं करना ये काम। इतना बुरा उसका स्मेल होता है, उतना बैड स्मेल करता है। लेकिन फिर जब आपके टाइम के साथ मॉर्चरी कहते हैं ना आई थिंक उसको। नहीं मॉर्चरी अलग होती है, डाइसेक्शन हॉल मेडिकल कॉलेज में होता है, जहाँ हम MBBS की पढ़ाई करते हैं वहाँ पे होता है डाइसेक्शन हॉल, जब डाइसेक्ट करते हैं मुर्दे को काटते हैं। हाँ, काट के हम सीखते। पोस्टमार्टम शायद ये अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ, पोस्टमार्टम में हम कॉज ऑफ डेथ ढूंढते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? डाइसेक्शन में हम काटते हैं, ये लाश को काटते हैं, उससे सीखते पढ़ते हैं, और पोस्टमार्टम में हम रीज़न जानते हैं कि डेथ कैसे हुई। वाई इज डेड। हाँ, तो वो एक लीगल प्रोसेस है। जूरिस्ट जो होता है फोरेंसिक मेडिसिन के जो MD क्या होता है, उसे जूरिस्ट बोलते हैं, मेडिकल जूरिस्ट। वो एक अलग चीज़ है, वो पूरा जानते हैं, इधर पढ़ाई करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, सीखते हैं। तो एक तो ये इंसिडेंट लगा। फिर उसके बाद एक बच्चा जो आया और वो ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड ही था, थोड़ा बहुत उसको सांसें थी उसकी चल रही थी। हम लोगों ने वो ट्राई किया, CPR दिया। और CPR वो छाती के ऊपर प्रेस करना। कार्डियो पल्मोनरी एरिसस्टेंट वो हम लोगों ने किया, लेकिन जब तक वो जा चुका था। और उस दिन जब वो मेरे हाथों में वो बच्चा डेथ किया, तो वो दिन मैं हॉस्टल में ही था, और बहुत ही इमोशनल मेरे लिए मोमेंट रहा ज़िंदगी में कि मैं एक पेशेंट को बचा नहीं पाया। अपने आप पे बहुत सवाल किए, गिल्ट फील किया। उसके बाद में मैंने अपने रूममेट से डिस्कस करी, अपने पिताजी से डिस्कस करी, बड़े भाई से डिस्कस करी। क्या कहा उन्होंने? तो
मेरे बड़े भाई जो हैं वो DM कार्डियोलॉजिस्ट एम्स में, उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ से जुड़ी रहेगी पूरी ज़िंदगी, कि अगर रण में कूद गए हैं तो तलवार तो उठानी पड़ेगी। हाँ, कि अब आप जो है आप अपना बेस्ट करो, जिसको बचना होगा वो बचेगा, जिसको मरने होगा वो मरेगा। ये परम सत्य है जो भगवान, अल्लाह, खुदा जो करता है, उसके आगे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, तो बहुत बार हम बचा लेते हैं, कभी जिसको जाना होता है उसको रोक नहीं सकता, तो ऑब्वियस चला जाता है। और बस वही एक चीज़ होती है कि जब आप बहुत अच्छा ट्राई भी कर रहे होते हैं और फिर आपका अच्छा है पेशेंट, अच्छा होता जाता है और सडन फॉल हो जाता है, मतलब सडन डेथ कर जाता है, उस टाइम पे शौक हो जाता है एक, ठीक है, वो शौक हो जाता है कि क्या हो गया। क्या फ़ायदा हुआ मेरे पढ़ने का, क्या हुआ, अपने आप को गिल्ट देता है, अपने आप को गिल्ट देता है कि मेरा क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का, किसी को बचा नहीं। प्लस ये भी चीज़ है कि उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं आपको ही ब्लेम करते होंगे दैट तुमने कुछ ऐसा किया यार कि इस वजह से ये हो गया, या आप बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया। वो एक मैंने सबसे पहले कहा था जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करा था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम इंसान के और इंसान से और इंसान के गार्जियन से एक इमोशनल डील भी करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है। तो कोई भी हो, एक बाप है, एक बेटा है, एक बीवी है, एक पति है जिसने अपना खोया है, उसको दुख होता है, वो कहीं ना कहीं दुख निकालता है। अब डिपेंड करता है कि उसकी इंटेलिजेंसी लेवल पे वो इंसान उतना समझदार है कि उसे लगे कि भाई डॉक्टर ने अपनी पूरी एफर्ट करे, लेकिन हमारा था ही नहीं आज किस वक्त में, दिल नहीं था, तो वो तो थैंक यू भी बोल के जाता है डेथ के बाद भी, अच्छा कि सर थैंक यू, आपने पूरी कोशिश करी है, वो तो परमात्मा की वो है। हाँ, वो एक लोगों को नज़रिया है ना देखने का कि आपको किस नज़र से देख रहे हैं वो लोग। जो थोड़ा अनएजुकेटेड है, ज़्यादा इमोशनल है, वो कुछ भी बोल जाता कभी कभार कुछ बोल जाते हैं। कभी आपको हार्म किया ऐसी चीज़ें, कभी लगा कि यार बहुत ज़्यादा बोल दिया इन्होंने तो मुझे कुछ एक्शन लेना। बहुत बार लगता है, लेकिन हम जो है इस चीज़ के लिए ट्रेंड है, क्योंकि हमें पता ही कि इमोशन का खेल है। ऑब्वियस सी बात है। जब वो इंसान का इमोशन जब शांत होगा तो वो खुद ही गिल्ट फील करेगा, गिल्ट फील करके मैंने किसी को क्या बोल दिया, तो हम लोग तो एक स्माइल करके चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर का पेशेंट मरता है तो उसको दुख नहीं होता, या सिर्फ पैसा कमाने में ऐसा कभी नहीं होता। आई थिंक डॉक्टर को दो दुख होते होंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं भी समझता हूँ कि डॉक्टर को दो दुख होते होंगे। पहला कि यार मेरी स्टडीज़ में जो था वो मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, और दूसरा कि यार मेरे हाथ में कोई चीज़ निकल गई जो मैं कर सकता था। मैं ये मानता हूँ कि कोई अगर अपनी स्टडीज में उसे नहीं कर पाया तो ऐसा बहुत कम बार होता है, क्योंकि वो सबके साथ एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ज़रूर अवेलेबल होता है, आपका सीनियर होगा हमेशा, जो चीज़ आपको नहीं आती वो वहाँ पे हेल्प करता है। वो हमारे देश का एक कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है कि आप अगर जूनियर है और आपको कुछ नहीं आता तो सीनियर डेल हेल्प यू। हाँ, वो आपकी बिल्कुल मदद करेगा। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप मेडिकल की नॉलेज की कमी से वो अब मरे, ऐसा बहुत कम होता है। ये लापरवाही से मरे बहुत कम होता है, और ज़्यादा होता है सर जिसको उसको कोई ऑपरेशन नहीं कर पाता, तो दुख सबको होता है, दुख सब डॉक्टर को भी दुख होता है कि उसका पेशेंट गुजरा, दुख सबको होता है। सो डॉक्टर इसी के साथ बढ़ते हैं ऑलराइट आगे की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तब का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है डॉक्टर लाइफ में? ये तो खैर आपका हो गया कि आपने या डॉक्टर लाइन में गलत आ गया मैं, बट ये क्वेश्चन इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि यार जो रहा है वो एक निजी अस्पताल में रहा है जहाँ मैंने शुरुआती दिनों में काम किया। वहाँ वर्स्ट चीज़ ये रही कि देखिए हर जगह पे आप एक एक्सीलेंस सेंटर नहीं बना सकते, कुछ जगह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जैसी होते हैं जहाँ हम इंसान को कुछ देर या कुछ घंटे के लिए जिंदा रख सकते हैं। इतनी ही सुविधाएं वहाँ पे होती हैं, आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप जितनी वहाँ चीज़ें हैं, अपना पूरा दिमाग लगा करके आप उस बंदे को जिंदा रख रहे हैं, उसके बाद में आपने उसको रेफ़र कर दिया और सेफली दूसरे अस्पताल चला जा रहा है मोबाइल एम्बुलेंस से, वेंटिलेटर एम्बुलेंस से, और तब पैसे देने की बात आती है क्योंकि प्राइवेट संस्था है, पैसे लेता है। और जेन्युइन जैसा मैंने वहाँ पे देखा या एक्सपीरियंस किया,
देखो मेरा अपना अस्पताल नहीं है वो, मैं इन तो अगर उसने गलत किया होता तो मैं बिल्कुल आराम से आपको अभी बताता कि भाई उसने गलत पैसा मांगा, लेकिन उसने एक जायज़ पैसा मांगा। फिर भी जिस इंसान को हम बचाए भी उसको जिंदा रखा, वो एक हार्ट अटैक का पेशेंट था, और उसको हमने प्राइमरी केयर दे करके पूरा उसको जिंदा रखा, लोडिंग डोज दे करके रेफर हो गया सेफली। उसे इतना काइंड हार्ट भी दिखाया हॉस्पिटल वाले ने कि बिना बिल पे करे उसके पेशेंट को जाने दिया। अच्छा, इतनी ज़्यादा गार्जियन को रोक के जाने दिया, लेकिन फिर भी गार्जियन ने अस्पताल में की बिल ज़्यादा है, उसने कंसेशन करो, कंसेशन देने के बाद में भी तोड़-फोड़ करी, मारपीट हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, मारपीट करना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू किया, एलिगेशंस लगाने शुरू किए कि आप लोगों ने उसको तबीयत बिगाड़ दिया, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, बहुत सारी अब्यूजिव लैंग्वेज जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। तो उस टाइम पे लगता है कि क्या अब क्या, इससे वर्ष क्या हो सकता है? हाँ कि अब क्या, मतलब हम इतना मेहनत कर लिया, इतना पढ़ाई कर लिया, लेकिन लोगों की सोच का बदल पाएंगे। तो माँ आके लगता है कि यार क्या क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ हर्ट भी करती है और डिमोटिवेट भी करती है अपने काम को करने के लिए। हाँ मुझे छोड़ दो। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि कुछ हॉस्पिटल्स की सच्चाई जो आप जानते हो, बट नाम मत लेना, बट कुछ राज जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुले आम होते हैं, कुछ राज ऐसे जो खुले आम चल रहा है आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप बता सकते हो, बट किसी का नाम मत लेना, कुछ ऐसा पर्सनल डिटेल्स कुछ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुलेआम जो चल रहा है वो यही है कि आपके हाथ जो है, जैसे बोला जाता है ना कि कानून के हाथ बंधे होते हैं, इस तरीके से आपके हाथ बंधे होते हैं। आप अंदर जितनी दवाएं उपलब्ध होती हैं वो ही दे सकते हैं, उनमें से बेस्ट दवा चूज करके देनी होती है। आप बाहर की दवा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप बाहर की दवा लिखेंगे तो सरकारी कार्रवाई आप पे होगी। तो यही इंट्रोबैक है जो मुझे लगता है, जो हमें पता है, लेकिन हम अब कुछ उसमें कर नहीं सकते क्योंकि सरकार के हिसाब से उनका अस्पताल है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही बतानी है आपको, आप भी बता चुके हो, 2 और बता दो क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को, आप एक डॉक्टर हो। दूसरा, सरकारी अस्पताल में पॉलिटिक्स इंटरफेयर बहुत होता है। इन सेंस की हम विधायक से कहीं ना कहीं एक लोकल इंसान के, मैं विधायक का या फिर कोई एमएलए का, एमपी का, या एक प्रधान का गली के उसका, मतलब सबका अपना कि मेरा नंबर पहले आना चाहिए। आम जनता से पहले वो खुद पढ़ते हैं कि मैं तो इस विधायक का जानकार हूँ या इस मंत्री का जानकार हूँ, या हम इस उससे आते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो एक सरकारी संस्थान में पॉलिटिकल प्रेशर भी ऑब्वियसली होता है। और तीसरा ड्रॉबैक जो है वो यही है कि फ्रीडम नहीं काम करने की मेरे हिसाब से, अपनी मन मर्जी से आप काम नहीं कर सकते। ऐसा भी है। हाँ, आपको वो एक ड्यूटी आवर में फिक्स होना पड़ता है, ज़रूरी नहीं। अब प्राइवेट में अपना ऑपरेशन टाइम आपको लगता है सुबह है उस टाइम पे कर लें, लेकिन सरकारी में से नहीं है। दूसरा रश बहुत है, रश बहुत है, आपको जो है उतना टाइम अच्छे से प्रॉपर नहीं मिल पाता पेशेंट को एग्जामिन करने का। हाँ, जैसे एग्जांपल करें कि मेडिसिन में आप 9 से 1 की ओपीडी है और 500 पेशेंट आ गए, 5 रूम हैं, पर 100 पेशेंट लेना है, आप अकेले डॉक्टर हो, 100 पेशेंट देखना आपको 4 घंटे में, और उसमें से कोई टीबी या अस्थमा या सीओपीडी का ये सब आ गया तो उसमें एग्जाम में टाइम लगता है, उतना कंज्यूम नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, CST कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट पे, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिल पाता ना। कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट मतलब एक तरीके का वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता था, वो जो एक बार फिक्स कर लिया उसने, उस रेजिम में वो कोई बदलाव इतनी आसानी से नहीं करता, क्योंकि उसको समय ही नहीं है उसका पूरा स्टोरी सुनने का और कि उसको कैसा इफेक्ट आ रहा है और फिर उसको कंटिन्यू करे। तो ये थोड़ा मतलब ऑल ओवर रिव्यू एक ये है ना कि अगर पेशेंट वहाँ पे आता है तो रश की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता है, और पेशेंट को मोस्टली वही दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं जो पहले वो ऑलरेडी। हाँ, मतलब उनसे उसको आराम आ गया तो बस वहीं पे स्टेबल कर लिया जाता है। वहीं पे स्टेबल करते हैं। हाँ, फिर उसके साइड इफेक्ट क्या है या फिर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है वो थोड़ा कम सोचा जाता है, डजंट मैटर पे छोड़ दिया जाता है कि भाई ठीक है ना, मतलब चल रहा है। सर मेरा ये अपना पर्सनल क्वेश्चन था, जो मतलब जब से मैं 10वीं क्लास में आया था और साइंस जब से मैंने पढ़ी थी,
ऐसी बात नहीं है कि यार मैं देखो डॉक्टर बनने की कभी सोची ही नहीं, बट एज साइंस पढ़ के थोड़ा अच्छा भी लगा था उस टाइम पे। हमारे सर थे एक रजीत सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, तो साइंस पे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था उस टाइम पे। ठीक है। तो पढ़ा करते थे इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक चीज़ मन में ख्याल आई थी कि एक क्वेश्चन मेरा तो पर्सनल है, बचकाना सा भी हो सकता है, बट माइंड मत करना, कि क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान की नॉर्मल डेथ हो जाती है, एक नॉर्मल डेथ है, नॉर्मल डेथ। ठीक है, वो बैठा हुआ है बस वो मर गया, हाँ। ठीक है, तो हार्ट फेलियर कह सकते हैं, चलो ठीक है, हार्ट फेलियर दे देते हैं नाम। अब उसको क्या है कि अगर हम उसका, अब कुछ चीज़ डैमेज तो नहीं हुई है उसकी, ना दिमाग डैमेज हुआ है ना कुछ हार्ट डैमेज हुआ है, बस अगर हम उसका हार्ट रिप्लेस कर दें विद द वर्किंग हार्ट, और या तो कोई ऐसी मशीनरी फिट करते हैं उसके शरीर के अंदर जो वो हार्ट को पंप ही करे। मान लीजिए कोई ऐसी मशीन बन चुकी है जो हार्ट को पंप करती है अच्छे तरीके से, और कोई इनका साइड इफेक्ट भी नहीं करती है, तो क्या वो इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? नहीं। देखिए, पहली चीज़ ये कि डेथ क्या हुई है उसका कोज पता करना। अगर उसको कोई प्री डिस्पोजेबल डिजीज है, पहले से कोई डिपॉजिट है, उसको कोई रिस्क फैक्टर की डेथ किस वजह से हो सकती है, जैसे उसकी धमनियाँ सिकुड़ गई हो या शुगर का लेवल ज़्यादा हो, तो वो भी गर्म चाहे कोई पहला वाला पेशेंट जिसकी धमनियाँ सिकुड़ गई वो हार्ट अटैक हो जाएगा, या किसी का शुगर लेवल एकदम से ज़्यादा बढ़ गया तो डायबिटिक कोमा में जाके डेथ कर जाएगा। और आपने क्वेश्चन पूछा कि उसके हार्ट में ऐसा पेस मेकर या ये लगा दिया जाए, तो पूरा हार्ट जो है ऐसा बना नहीं है कि वो अपने आप से पंपिंग कर पाए, आर्टिफिशियल हार्ट है नहीं हमारे पास। और हमारा सर्वाइवल जो है उसके अंदर एक चीज़ होती है एंटीबॉडी, जो आपने सुनी होगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी। तो कोई भी चीज़ या कोई भी ऑर्गन रिप्लेस करते हैं तो एंटीबॉडी क्रिएट होती है, वो एक सिपाही है शरीर का जो किसी बाहरी को आने नहीं देता। तो हमारे बॉडी से जो बाहर से हम ग्राफ्ट जो अडॉप्ट करेंगे उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए शरीर। दूसरी चीज़ डेथ के अंदर बोला तो कि हार्ट अगर 1 सेकंड को भी स्टॉप होता है, अगर 1 सेकंड को स्टॉप होता है तो 1 ml ब्लड पीछे छोड़ता है। अगर वो 60 सेकंड को स्टॉप हो गया तो 60 ml ब्लड छोड़ गया 1 मिनट में। ब्लड पीछे छोड़ने का मतलब कि हार्ट में ही रिजर्व रह गया, रिजर्व रहेगा। अब वो बॉडी को 1 ml कम पहुंचा। मैंने सुना है एक फैक्ट कि जब हम चीखते हैं तो 2 सेकंड को हार्ट हमारा बंद हो जाता है। डरता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, मिथ है। मिथ है। हाँ। उसके बाद में कि अगर आप ऐसे लगाएंगे तो 1 घंटे में लगभग 3.5 लीटर खून आपका छूट जाएगा। 60 ml अगर 1 मिनट में छूट रहा है तो 60 मिनट में 3.5 लीटर। सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पहली बार सुनने को मिल रही हैं आपसे। तो 3.5 लीटर खून का छूट जाने के बाद आपका जो ब्लड है शरीर में हो जाएंगे फर्क हो गया, बनना जो है पल्मोनरी एडेमा में आ जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो हार्ट को रुकने की इजाज़त नहीं है, दिल को धड़कते रहना होगा। ठीक है, तो दिल को धड़काते रहना चाहिए, फिर चाहे वो कैसे ही। हाँ, तो दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है। दिल जब रुकता है तो फिर आपका जो ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी सेल तक, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी। बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता कोई भी चीज़। तो आप कह रहे हो कि ब्रेन तो वो भी डेथ कर जाएगा, 8 मिनट के बाद में ब्रेन भी डेड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपने ना कभी कन्फ्यूजन मिटा दी मेरी। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सब, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये था, इट्स योर चॉइस, अगर आपको बताना हो तो बता सकते हो, नहीं बताना तो नहीं बता सकते, वो नहीं बता, कोई नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 5 चीज़ें जो आपकी पास्ट लाइफ में बहुत बुरी हुई है, ठीक है, और 5 चीज़ें आपकी जो फ्यूचर लाइफ में बहुत अच्छी होने वाली है। बचपन से लेके जो है बुरी चीज़ें गिन लेते हैं। पहली चीज़, मैं एक गांव में पैदा हुआ जहाँ का एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं होता जितना एक शहरी बच्चे का होता है। हमारे पास मूलभूत चीज़ों की भी कमी होती है, खासकर जो गांव का बच्चा होता है वो एक किसान फैमिली से बिलोंग करता होता है, या बिजनेस भी कोई है तो इतना अच्छा कोई बिजनेस नहीं होता कि माँ बाप आपकी फ़ीस को अफोर्ड कर पाए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले चीज़ तो ये कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन वो ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आके वो एक थोड़ा फील होता है बुरा। मतलब आप उसको एक्सेप्ट भी करना चाहते हो, नहीं करना हम नहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि इट्स अ फैमिली, इट्स अ फैमिली। हाँ। दूसरी चीज़, गांव के स्कूलों में जो है थोड़ा परिवेश ऐसा होता है आसपास का गांव का कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी वीक हो जाती है। अच्छा, अंग्रेजी मतलब एक विषय है, भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा हिंदी है जिसमें हम बात कर रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं गांव का विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में थोड़ा पीछे हो जाता है, और आगे की जितनी भी हायर स्टडीज़ होती है वो सब इंग्लिश मीडियम में होती है। अभी बीजेपी सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा का रूपांतरण हिंदी में करवाया है, लेकिन वो और भी मुश्किल है मेरे हिसाब से कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं मेडिकल साइंस में जिनको आप सिर्फ अंग्रेजी में ही बोल सकते हो, उनका हिंदी रूपांतरण अगर करेंगे तो बहुत ही मतलब डरावना होगा वो तो। लेकिन चलो वो एक अच्छी पहल है, लेकिन वो उसका इंड्रॉबैक ये हो जाएगा कि हम विदेश में अगर जा करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, या कोई बच्चा यहाँ से जो एक्सेलेंसी के थ्रू विदेश जाना चाहेगा, वो अगर हिंदी मीडियम में यहाँ पे MBBS पढ़ा है उसकी भी तो बहुत मुश्किल हो जाए, वो जा नहीं पाएगा। वो दूसरा ड्रॉबैक ये है। तो सर कोई ऐसी दवाइयाँ बताओ जो आप अपने पेशेंट को जल्दी रिकमेंड नहीं करते, और उसकी रीज़न भी बताओ क्यों नहीं करते। ऐसे दवाई में आते हैं सेडेटिव ड्रग्स, जो कि हमारे को नींद की जिन्हें बोलता है लोग, ठीक है, जो स्लीप पिल होते हैं वो जल्द, क्योंकि उनको लेने से आपका हो सकता है उस दिन आपको अच्छी नींद आ जाए, लेकिन फिर वो एक आदत बन जाती है और उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो आपको सारा दिन सुस्त रखेंगे, आपके एनर्जी लेवल को कम कर देंगे, आपको डिप्रेशन मोड में ले जाएंगे और आपको एंजाइटी प्रदान करेंगे। जब भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत होगी जिससे आप इरिटेट होंगे, आप जाके अपनी सेडेटिव पिल्स ले लेंगे और सो जाएंगे। धीरे धीरे वो सब आपको एक साइड इफेक्ट की ओर ले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी सुस्त बन जाएगी। अच्छा, वो दवाई हम जल्दी से रिकमेंड नहीं करते। उसको काउंसलिंग करके या फिर कि नींद नहीं आ रही तो उसे बताएंगे कि भाई लाइट बंद करके सो, पाँव धुल के सो, मेडिटेशन करो, योगा करो, तो सेडेटिव पिल्स नहीं देते हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसिव ड्रग भी बहुत जल्दी से स्टार्ट नहीं करते, उसमें भी काउंसलिंग CBT थेरेपी होती है। तो CBT थेरेपी देने की जो करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसकी काउंसलिंग होती है, बेस रिजल्ट आता है कि आपको कितने मार्क्स मिले उसमें, कि वो कितना अच्छा कर पा रहा है, उसको डर है नहीं है, ये सब पूरा एक सेशन होता है, तो वो सब करते हैं। और तीसरा, प्रेगनेंसी के अंदर भी दवाएं जो है वो लिमिटेड आपको देनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। और कुछ ऐसी 2 दवाइयों का नाम बता सकते हो। ऐसी बहुत सारी पिल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में तो हार्मफुल हैं, कुछ ही सिलेक्टेड दवाई हम दे सकते हैं। आप उनके नाम बता सकते हो। पेन किलर बहुत ही भयानक हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर, आप अनचाहा पेन किलर ना लें। लाइट पेन किलर जो होता है वही आप यूज़ करें हमेशा। आप जो है ट्रामाडोल और डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन ये सभी यूज। पैरासीटामोल, हाँ, पैरासीटामोल जो है एनाल्जेसिक भी होता है। मतलब ये आपकी उस लिस्ट में आता है ये जो मैं जल्दी से रिकमेंड नहीं करते आप लोग पेशेंट को। नहीं, जो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, जो रिकमेंड करते हैं। नहीं करते उसके अंदर जो है आपका सेरोटोनिन जो ड्रग होती है, एसिटालोप्राम है, सिटालोप्राम है, ठीक है, मेडताजिपाइन है, ये सब ड्रग बहुत जल्दी से रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, SSRI NRI जो इनहिबिटर्स ड्रग है वो जल्दी से हम लोग नहीं देते हैं। ऑलराइट, सो बढ़ते अपने आगे अब अगले अलग सेगमेंट के ऊपर। ओके डॉक्टर, आपको क्या लगता है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक विच इज़ बेस्ट? आई एम आस्किंग एज अ कॉमन पर्सन, नॉट एज अ पेशेंट। सी ओके। देखिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तीनों का मकसद सिर्फ एक है, रोगी को स्वस्थ करना। आयुर्विज्ञान हमारा सबसे पुराना, भारत का जो पतंजलि योग गुरु है उनका, उससे पहले सुश्रुत जी जो हमारे चरक संहिता के जनक रहे, तो काफ़ी पुराना इतिहास है आयुर्विज्ञान का, आयुर्वेदिक का। तो कुछ बीमारियों में वो कारगर है, कुछ बीमारियों में होम्योपैथिक ड्रग भी कारगर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तीनों में से बेस्ट जो है वो है एलोपैथिक। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपको जल्दी चीज़ मतलब आराम प्रदान करती है, और कॉस्ट भले ही थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी भर किसी चीज़ के जैसे बुखार आ गया तो पूरे 1-2 महीने का कोर्स नहीं है, 2-3 दिन में आपको बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तेज़ है, जल्दी से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अभी और डिटेल में मैं आपको बताऊं तो कि सबसे पहले होता था कि दर्शन विज्ञान, दर्शन विज्ञान, हाँ,
ये थोड़ा सा मैं आपको एक आध्यात्म की ओर भी ले जाऊँगा कि गीता हमारे, अगर आप हिंदू हैं और उसमें विश्वास करते हैं तो गीता में भी ये सभी चीज़ें भगवान ने बताई हैं। मेडिटेशन एक विज्ञान होता है, मेडिटेशन, यस जी। तो उसमें ध्यान लगाना, तो उसमें आप ध्यान लगाते हैं, उससे भी आपके मानसिक रोगों का एक आपको कदम होता है। उन्मूलन होता है मानसिक रोगों का। तो दर्शन विज्ञान होता था पहले कि आप किसी महात्मा के दर्शन कर लेते थे, रोग मुक्त हो जाते थे। ऐसा भी होता है। हाँ, फिर मंत्र विज्ञान आया कि आपको कुछ मंत्र पढ़े जाएंगे और आप ठीक हो जाते थे। फिर उसके बाद में हमारे सुश्रुत जी, जो कि इसके लिए आयुर्विज्ञान के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक, ठीक है, और भी जो हमारी विधियां हैं जिन्हें आज हम पढ़ते हैं, जिन्हें आज हम सर्जरी मेडिसन कह के पुकारते हैं, उनके बारे में बहुत पहले उन्होंने आविष्कार किया था। वहाँ से एक आया कि इंसान जो है उसमें पित्त 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 का मतलब उसकी बॉडी का एनवायरनमेंट, कि ब्लैक बाइल है, काला पित्त है, मतलब वो बीमार है, उसे उसके शरीर का तापमान ज़्यादा है। उसकी पूप, उसकी पूप से पता लगा सकते हैं कि एक इंसान क्या है चल रहा है उसकी बॉडी में। हाँ, पित्त से पता लगता था कि ब्लैक बाइल मतलब गर्म इंसान है तो उसको बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, पतंजलि जी आए और आयुर्वेदिक विज्ञान में बहुत कुछ। क्या लगता है आपको पतंजलि अपने लेवल पे आयुर्वेदिक में उतना काम कर रहा है जितना लोग विश्वास करते हैं आयुर्वेदिक के ऊपर? जीवन शैली से जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं, जैसे आपका ब्रेन स्ट्रोक है, आपका हार्ट स्ट्रोक है, पैरालिसिस है ना, ट्रांजिएंट पैरालिसिस है, मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ एक आज कॉमन, हाइपरटेंशन जो है, तो ये सब कॉमन बीमारियां हैं जिन्हें हम जीवन शैली अच्छा करके कर सकते हैं। उसमें पतंजलि का योग जो है वो बहुत हेल्प करता है। इस चीज़ को माना जा सकता है, और समय के हिसाब से चीज़ों में खोज होती है, एडवांस होता है सब चीज़ें। तो उन्होंने अपने ज़माने में जो किया वो एक भारतीय साइंस के हिसाब से बहुत अच्छा योगदान था उनका। महान आत्मा है, पुण्यात्मा है, बहुत अच्छा उन्होंने करा। जिस संसाधनों की कमी के कारण भी उन्होंने इतना सब कुछ हमें ज्ञान दिया, वो सराहनीय है, उनका काम हमेशा सराहनीय रहेगा। तो कार चलाने का बहुत शौक है। अभी कौन सी कार है आपके पास? मेरे पास अभी तो किया की सेंटोस है। किया की, हाँ, तो वो भी एक स्पोर्ट्स कार है। तो मुझे कारों का बहुत शौक है, तो अपनी मेहनत से कभी के दिन पे तो कुछ अच्छी कोई गाड़ी लेना चाहूँगा, वो भी मेरा एक ड्रीम है। तो वो भी मुझे, कौन सी गाड़ी बता दूँ? कोई बात नहीं, मुझे रेंज रोवर की इवोक पसंद है। इवोक, हाँ, तो वो गाड़ी मेरी फ्यूचर। तो सर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो सर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो? हाँ जी। तो राजस्थान तो मैं तो एक बेसिक चीज़ है कि वहाँ पे भूतों का बहुत बोलबाला होता है कि एक तरीके से यार राजस्थान है तो मतलब एक सेकंड इमेज जो होती है लोगों के मन में ये आती है कि यार ये तो भूतों का एरिया, भूतों का मतलब वहाँ पे ज़्यादा वास होता है। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो, क्योंकि आप तो राजस्थान से ऑलरेडी बिलोंग करते हो, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो प्लीज़ शेयर करो हमारे साथ। मुझे लगता है राजस्थान का नाम सुनते लोगों के मन में आता है वो रेत की टीले। रेत की टीक, हाँ समय पहले यही आता है भाई, मेरे मन में लिटरली यही आता है। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा दिलचस्प है कि भूतों का। तो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ से 70-75 किलोमीटर की दूरी पे जो है आपका भानगढ़ का किला पड़ता है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बॉलीवुड में बनी हुई है। तो वो एक भूतिया पैलेस भी उसे बोला जाता है। वो हमारे यहाँ के, मेरे ननिहाल के घर से बहुत ही नज़दीक है वो। तो ऐसा है कि भूतिया वो चीज़ें फील होती हैं आपको, वहाँ पे जाओगे आपको एक महसूस होगा थोड़ा डर जैसा, पुरानी आत्मा है, आपको एक महसूस होता है, एक एनर्जी महसूस होती है, नेगेटिव एनर्जी। अब भूत है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी जरूर फील होती कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? है। मेरे साथ तो यही हुआ, मैं बहुत बचपन में बहुत छोटा था, तो मेरे हिसाब से रहा हुआ 7-8 साल का जब मैं था, तब मैं 2005 में 5 के आसपास की बात है, 6 की शुरुआत से मैं या 5 भी बोल सकते हो। तो मेरे दादाजी जो हैं वो स्वर्गीय हुए थे, उनका डेथ हो गया था। तो उनके अपने हिंदू समाज में जो है 15 दिन का एक शोक मनाया जाता है। अगर 13वीं वगैरह है ना, तो 13वीं के बाद भी 2 दिन का कुछ काज वाज करके 15 दिन होता है। तो
उसी समय में मैं सो रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई इंसान जो है मुझे इरिटेट कर रहा है, मेरे चिपक के सो गया एकदम। और फिर मैं देखा तो कि कुछ धोती ऐसे पहने हुए कोई घूम रहा है, और मैं बहुत छोटा बच्चा था, मम्मी पापा सब अंदर सो रहे थे, मैं बाहर सो रहा था क्योंकि लोग आते रहते थे, चाय का चलता रहता है गाँव में, तो वहीं पे मैं बाहर ही सो रहा था उसी में, टेंट के अंदर ही। फिर लगा तो मैं नींद में ही था और मैं उठ के चल दिया। जैसे तो उसके पीछे पीछे। हाँ, मैं उसके पीछे पीछे चला गया, मैं काफ़ी दूर तक चला गया, घर से लेकर सड़क तक चला गया। तो मेरे बुआ जी जो है उन्होंने मुझे देख लिया, और फिर वो लेके आए, तब भी मैं कि नहीं बाबा हैं, अपने बाबा हैं, चलो चलो। वो लिटरली आपको अपने बाबा के रूप में बाबा के रूप में दिखाई पड़े कि नहीं वो बाबा ही है। तो एक वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे पता लगा कि सुबह की नहीं, मैं तो नींद में था मैं बच्चा ही, लेकिन डर गया, इतना भयभीत हो गया कि तो आप नींद में थे, वो मतलब कि नींद में चल रहे थे या सपना देख रहे थे वो? मतलब वैसे तो जगह था लेकिन सपना देख रहा था। बट आप बिस्तर पे थे उस टाइम? नहीं, मैं चल रहे थे। हाँ, मैं जगा हुआ था, नींद में नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा लिटरली दिख रहे थे कि वो बाबा ही है। ऐसा मेरे दिमाग का अज्यूम था या भूत थे। अब क्या लगता है आपको, वो रियल था या? अब लगता है वो हेलुसिनेशन था, एक भ्रम जो होता है दिमाग में, वो जब हम किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो वो इंसान लगता है आपको मिल ही नहीं होता, अपने आप पे क्यों चला गया। तो वो इंसिडेंट था जहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगा। वहाँ से फिर थोड़ा गंगा जल और जो भी हम करते हैं वो सब करके उसके बाद कभी नज़र नहीं आए। उसके बाद कभी नहीं। सो आगे बढ़ते हैं अपने कोरिलेशन की तरफ। ये तो हो गया हमारा भूत का सेगमेंट, ठीक है जी। सो ये है हमारा पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सर मुझे ये बताइए, डॉक्टर्स की कोई 3 ऐसी असलियत बताइए जो आप जानते हो, बट डोंट टेक नेम्स, ठीक है, कुछ मतलब रिवील नहीं करना, बट आप जानते हो कि हाँ ऐसे डॉक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों को ये होता है कि मैं डॉक्टर बन के सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, उनके लिए मानवता का कोई महत्व नहीं है। तो कुछ ऐसे जो पैसा इंसान बंदा बना देता है ना, तो ऐसे लोग जो है पैसा देख के पागल हो जाते हैं, तो कुछ भी करते हैं, उल्टी सीधे हरकतें करते हैं। मतलब उल्टी सीधी दवाएं, महंगी दवाएं देंगे, हाई डोज की दवाएं देंगे, स्टेरॉइड दे देंगे, और क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए, तुरंत इलाज हो जाए, तुरंत पैसा मिल जाए। पहले असलियत ये हम जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम बोलते नहीं, हम छुपाते हैं। एक दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि कुछ लोग कैसे होते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद में वो सिर्फ जो सीनियर बोलता है उसको फॉलो करते रहते हैं, खुद का दिमाग जो है वो नहीं लगाते हैं कि सर ने ऐसा बोला, बस उसी नोट्स को डाल रहे हैं, उसी से चला रहे हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये क्यों डाला, या ये ड्रग क्यों ऐड किया गया, ये प्रोसीजर क्यों करवाया जा रहा है, इसको पीछे क्या रीज़न है। उनको सिर्फ बस कि बोल दिया तो हो गया, तो करना है मतलब करना है। वो एक फ्लो जैसा हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है, उनका एक बेसिक साइंस नहीं लगाता वो। तो वो भी हम जानते होते हैं, लेकिन वो भी करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है वो हर इंसान के साथ है पॉलिटिकल प्रेशर। उसमें आके कुछ लोगों को जो है सरकारी संस्था में है तो वो भी करना पड़ता है। वो एबल नहीं होते एक्चुअल में उस पोस्ट के, बट उनको फिर भी वो पोस्ट मिल जाती है। वो पोस्ट मिल जाती है और वो उल्टे सीधी काम करवाने को मजबूर करते हैं, और एक फैमिली प्रेशर देते हैं बच्चों को, इंसान को एक मेंटल हैरेसमेंट देता है वर्क प्लेस पे। तो वही है कि ये ऐसी चीज़ें हम खुद डॉक्टर होते हुए मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद भी मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं, और वो काम जो नहीं चाहता मन दिल, लेकिन अब एक बंदे हुए हैं वो करना चाहते हैं। प्राइवेट में जो है वो यही है कि बस आपको अगर अपना प्राइवेट अस्पताल नहीं है और कोई डॉक्टर उसका ओनर नहीं है, तो वो सिर्फ टारगेट देते हैं कि आपको इतने पेशेंट लेके आने हैं, तो आपका इतना कमीशन, इतना पैसा, इतनी फीस से या इतनी सैलरी हम दे पाएंगे। तो वहाँ पे भी जानते होते हैं कि इस जांच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जांच भी हमें करवानी पड़ती है। ये काली सच्चाई है कि ऐसा होता है कि जिस जांच की ज़रूरत नहीं होती वो जांच बिना फिजूल के सिर्फ पैसे वसूलने के लिए भी करवानी पड़ती है, और वो नौकरी के लिए, पैसे के लिए, मजबूरी के वास्ते, वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन हो गया। एक्सटॉर्शन होता है वो। एक वर्ड में कह सकते हैं इसको। हाँ। सो ये था मेरा सेकंड पॉडकास्ट विद मिस्टर अजय कुमार यादव, डॉक्टर अजय कुमार यादव। सो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से था, ठीक है, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन बस मेरी तरफ से है, जी। ठीक है। लाइक हाउ यू फेल्ट
विद दिस पॉडकास्ट, लाइक आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ के? मुझे इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ के बहुत अच्छा इसलिए लगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ प्योर ओपिनियन दीजिए, ठीक है, कोई मिलावट नहीं, ठीक है। जो मुझे इस पॉडकास्ट से जुड़ करके बहुत अच्छा ये लगा कि हम किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई इंसान कैसा अपना काम कर रहा है उसके बारे में आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को, ऑडियंस को भी पता लग रहा है, तो वो अपनी जागरूकता रखेंगे। कुछ चीज़ें इसमें हेल्थ के लेकर के आई है, जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मास्टरबेट को लेके, तो वो यूथ जो है इससे बहुत प्रभावित है। कहीं ना कहीं एक शर्म मानते हैं, उस पर सेक्सुअल एजुकेशन पे खुल के बात नहीं करते, और वो नहीं करते इसी कारण उनका बच्चा डिप्रेशन में जाता है। बुरी आदतें, नशे की आदतें, और साथ में ये सेक्सुअल ऑफेंस को जो सब मेरा एक बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप मतलब जो मेरी पीडी ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे अपने वर्ड्स में, और कुछ सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, कुछ भी बोलना चाहो तो। जी, मेरा आप सभी दोस्तों को एक ही सलाह, एक ही मशवरा है कि ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है। अपने आप को रोज़ 15 मिनट एक अकेले बंद कमरे में शांत जगह पे मेडिटेशन करें, मिनिमम 15 मिनट करें। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई ओम का म्यूज़िक सुन के, कोई अपना भजन सुन के, गीत सुन के, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा के उस मेडिटेशन को कर सकता है। पुराने ज़माने में लोग राम के नाम लेते थे, हमारे वृद्ध लोग जो है वो भी एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ आपकी स्टेबल होगी, और सब कुछ जो है ब्रेन से ही चलता है, वो आपका चलेगा। तो एक तो मेडिटेशन का सुझाव रहेगा, 15 मिनट इस भागदौड़ की ज़िंदगी में 15 मिनट तो निकाल लें और मेडिटेशन करें ताकि आप स्वस्थ रहें। दूसरा, आप जंक फूड नहीं खाएं, या बहुत ही ओकेजनली उसको खाएं। योगा करें, रोज़ योगा करें, और समय से सोएं, अपनी नींद पूरी करें। डिजिटल ज़माना है, लेकिन रात को लाइट बंद करके, फ़ोन को दूर रख के, ऑफ करके फिर ही सोएं, ताकि आपकी नींद पूरी होगी तो आपका जो दिमाग वो दुगनी गति से काम करेगा। और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, रात को 3 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं, देखते देखते सो गए हैं, और फिर आप सुबह उठे, फिर ऑफिस जाना है, आप वहाँ सो रहे हैं, अपने काम में आप कभी एक्सीलेंस नहीं हो पाएंगे। और तीसरी चीज़ कि जो भी मेहनत कर रहा है, जो मेडिकल में आना चाहता है या और किसी भी फील्ड में, उसके लिए एक ही चीज़ है कि मेहनत। बिना मेहनत के आप दूसरों के कंधे पे कब तक आगे चल पाओगे? मेहनत करो, यही है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और एक एम बनाओ कि उस परम पिता ने हमें जन्म दिया है और कुछ लक्ष्य दे के ही भेजा है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान का काम इम्पोर्टेंट होता है। समाज को बनाने में, जीवन को बनाने में, लोगों को खुशियाँ प्रदान करने में हर इंसान का योगदान है। तो आप ऐसे काम करें कि आप भी किसी के लिए खुशी का कारण बन सकें, किसी को हैप्पीनेस दे सकें, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और बने रहो प्रिंस टॉक्स के साथ, और बने रहो हमारे प्यारे भाई प्रिंस टॉक्स के साथ। तो सर एक बार मैं आपका ये लास्ट एक बार स्टेप्स को यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, मुझे यूज़ करने की दीजिए। जैसे आप अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये सिर्फ दिल की आवाज़ है और किसी चीज़ की नहीं? नहीं, इसमें दिल में क्या चल रहा है वो भी? हाँ, तो आप ही सुन लो। ये ये तो सब कुछ फील हो रहा है। वो सुनाई दे रहा है अच्छी तरीके से। बहुत अलग एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करने का यार। जी, आप की सबकी चीज़ें बढ़िया है, और ये अच्छा लगा यार, सही है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय यादव हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। सो होप करते हैं कि आपका सेकंड एपिसोड भी आए। अगर हमारी वीडियो ऑडियंस इसी तरीके से प्यार दिखाएगी तो आपके साथ एक पॉडकास्ट होते रहेंगे जी, जिसमें जानेंगे और आपकी चीज़ें, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए।